Good morning, students. So, today we will start our new chapter of the accountancy part 2, which is depreciation accounts. Clear? इस चैप्टर में आपको ये देखना है कि डेप्रिसिएशन कैसे गिना जा सकता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके ऊपर से आपको कुछ सम्स है वो करने हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। So its meaning is depreciation is the gradual permanent decrease in the value of an asset due to any reason। यानी जो डेप्रिसिएशन होता है वो आपकी जो ये बैंक चीज़ है, आप लोगों ने 2 ईयर पहले इसको परचेस की होगी और अभी आज देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो पुरानी है, और अभी जो नई होगी उसमें भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई देगा पुरानी और नई के बीच में। क्लियर? तो ये जो पुरानी हो गई है उसको आप उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो अभी डाउन होगी, आपने जो नई परचेस की है उसकी वैल्यू है वो हाई होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये जो पुरानी है उसका आपने यूज़ किया होगा, इसीलिए ये पुरानी हो गई है। क्लियर? ऐसा आप सेम देख लो, आप जब गोल्ड परचेस करने जाते हो तब उसकी प्राइस कितनी होती है, और वही गोल्ड आप परचेस करने के दूसरे दिन पे ही वहाँ पे वापस देने जाओगे, उसकी प्राइस तुरंत डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो ये डिक्रीज हुई जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ये जो डेफिनेशन है वो हमको कार्टर ने दी है, और स्पाइसर एंड पेगलर ने कौन सी डेप्रिसिएशन दी है, कौन सी डेफिनेशन दी है वो देखते हैं। डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द एक्सहॉशन ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑन असेट ड्यू टू एनी कॉस्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। यानी ये डेप्रिसिएशन है वो असेट के ऊपर गिना जाता है, और कुछ ऐसे कॉज होते हैं वो जो अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा आपके घर पे जो सोफ़ा होगा या फर्नीचर होगा उसकी वैल्यू अभी अगर आप जाओगे बेचने तो उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन जब परचेस करने जाओगे तो उसकी वैल्यू हाई होगी, लेकिन घर पे लाओगे एंड फिर वापस देने जाओगे ना तो उसकी वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी। आप लोगों ने ये नोटिस भी किया होगा कि मार्केट में ऐसा चलता है। तो ये वैल्यू जो डिक्रीज हो जाती है उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। क्लियर? उसको आप शॉर्ट फॉर्म में डेप्री भी बोल सकते हो, ओनली डेप्री। चलो अब देखते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट है फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन है वो ऑलवेज फिक्स असेट्स के ऊपर ही गिना जा सकता है, जैसे कि आपका फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, उसके ऊपर आपको डेप्री गिनना है। क्लियर? नेक्स्ट है यूजफुल वैल्यू। Depreciation indicates continuous and permanent reduction in the useful value of assets। यानी ये continuous and permanent reduction होता है assets के ऊपर का, और ये रिडक्शन इसलिए होता है ताकि वो जो हमारी असेट है उसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। टाइम डेप्रिसिएशन इज टाइम रिलेटेड एक्सपेंस। यानी ये ऐसा एक्सपेंस है जो टाइम के साथ रिड्यूस होता है। यानी जैसे कि आप लोगों ने समझ लो कि ये बेंचेस जो है वो 500 में परचेस की थी, लेकिन जब ये 5 ईयर के बाद उसको सेल करने जाओगे तो उसका आपको 100 रुपीज़ भी नहीं मिलेगा। यानी जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू है वो भी डिक्रीज होती जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंस। As a non-cash revenue expense, depreciation is debited to profit and loss account। ये रेवेन्यू एक्सपेंस है हमारे कंपनी के लिए, तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। आप लोगों ने आगे देखा था, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये आपकी डेट, ये पर्टिकुलर LF अमाउंट,
फिर है डेट, पर्टिकुलर, LF अमाउंट। ये है हमारा डेबिट एंड ये है हमारा क्रेडिट। क्लियर, ये दोनों पार्ट पढ़ते हैं, ये डेबिट वाला है एंड ये है वो क्रेडिट वाला। तो आपको क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन। क्लियर, आगे बात समझ में। देन रिटर्न ऑफ अमाउंट, in spite of being a revenue expenditure, depreciation is not paid in cash like salary and rent। यानी ये जो डेप्रिसिएशन है इसकी जो प्राइस जो है वो डिक्रीज होती जाती है डे बाय डे, तो उसको हम कैश में या सैलरी में या रेंट में ऐसे कोई भी तरह से आप पे नहीं कर सकते हो। इन शॉर्ट आप कैश में उसका जो एक्सपेंस है वो पे नहीं कर सकते हो। ये डेप्रिसिएशन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको महसूस होगा कि इसके जो लाइफ है बेंचेस की वो डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर। नेक्स्ट, यूज ऑफ असेट्स, डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन अलोंग विथ टाइम। यानी डेप्रिसिएशन जो है वो टाइम के हिसाब से गिना जा सकता है। ये बेंचेस है, अगर 2 ईयर हुए अभी और अब अगर दूसरे आप 10 ईयर इसको चलाना चाहते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जनरली अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ असेट्स एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यानी ये जो डेप्रिसिएशन है वो ईयर के एंड में काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर रोज़ आपको काउंट करना है, ये ईयर के एंड में ही सिर्फ काउंट किया जाता है एंड लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। नेक्स्ट, प्रोविजन, डेप्रिसिएशन इज वन काइंड ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन इट मीन्स कि आपको, आप लोगों ने देखा होगा घर पे कि पेरेंट्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ सेविंग करते रहते हैं। 20,000 पर मंथ सैलरी होती है तो वो 2,000 जो है वो सेविंग करते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर में कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़ी बीमारी आ जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए, यानी अनवांटेड चीज़ हो जाए, तो उस टाइम पे ये सेविंग होगी तो वो आपके लिए वर्क करेगी। ऐसा ही सेम डेप्रिसिएशन का होता है। आपको पता ही कि ये बेंचेस है वो 500 की है, लेकिन जब सेल करने जाओगे आफ्टर 5 ईयर तो उसके 100 रुपीज़ आने वाले हैं। तो अभी से वो क्या करेंगे, जो बिजनेसमैन है अभी से वो 100 रुपीज़ हर ईयर 100 रुपीज़ बिजनेस में से लेता रहेगा एज अ प्रोविज़न। बिजनेस में से वो खुद के लिए ऐसा रखेगा कि ये बेंचेस हम जब सेल करने जाएंगे तो 100 ही मिलने वाला है, तो बाकी 400 जो है हमने जो एक्सपेंस किया था ये बेंचेस परचेज करने टाइम, तो ये 400 हमको अभी से ही कलेक्ट कर लेना है बिजनेस में से। यानी हर ईयर हर साल ये 100 रुपीज़ एज अ प्रोविज़न वो कंपनी में रखेगा। तो ये डेप्रिसिएशन वन काइंड ऑफ क्या है, प्रोविज़न है। क्लियर। फिर ये जो नेसेसिटी यानी ऑब्जेक्टिव्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग है, वो नहीं आपको देखने हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पे एग्जाम में 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन कौन सी है। तो आपको लिखना है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम बोलेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसमें भी रिटर्न डाउन मेथड का यूज़ होगा। WDV, यहाँ पे SLM, क्लियर, SLM, WDVM। फिर है एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड, इंश्योरेंस एंड पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड, डिप्लेशन मेथड, माइलेज मेथड, मशीनरी रेट मेथड। ये सारी जो मेथड है वो आपको अभी इस 11th में नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ ये फर्स्ट एंड सेकेंड वन ही करनी है। अगर 1 मार्क में पूछा जाए तो आपको ये दोनों के नेम लिखने हैं आंसर में। क्लियर। चलो अब देखते हैं, फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वाइडली यूज्ड मेथड, यानी ये बहुत ही सिंपल एंड ज़्यादातर यूज़ होने वाली मेथड है, यानी ये पॉपुलर है।
Under this method, the annual amount of depreciation remains identical. The graph of depreciation of each year remains in horizontal line. यानी हर साल पे आपको सेम अमाउंट डेप्रिशिएशन की गिननी है. रिड्यूसिंग में क्या होगा, रिड्यूसिंग में रिड्यूस होता जाएगा पर ईयर. लेकिन यहाँ पे अगर फर्स्ट ईयर में 10,000 गिनी है तो नेक्स्ट ईयर में भी 10,000, थर्ड ईयर में भी 10,000, फोर्थ ईयर में भी 10,000 ऐसा रहेगा. लेकिन रिड्यूस में क्या होगा, हर साल इसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाएगी. यानी ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि एवरी ईयर जो अमाउंट होती है वो सेम रहती है, ताकि आपको जो सम करना है, आपको जो अकाउंट्स बनाने हैं वो इजी रहेंगे, इसलिए ये पॉपुलर है. अब इसका देखते हैं जो फॉर्मूला है वो क्या है. D इज इक्वल टू C माइनस एस डिवाइड बाई एन. ये फॉर्मूला आपको 1 मार्क पे क्वेश्चन में आती है कि स्ट्रेट लाइन मेथड की फॉर्मूला लिखो, तो आपको सिर्फ D इज इक्वल टू C माइनस एस डिवाइड बाई एन लिख कर नहीं आ जाना है. ये नीचे जो मैंने एक्सप्लेन किया वो करना है. एनुअल डेप्रिशिएशन, D इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिशिएशन, C इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, S इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ. क्लियर. तो ये हो गई हमारी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड की फॉर्मूला. ये आपको बाय हार्ट लर्न कर लेनी है. इसके सम्स 2 मार्क में भी आते हैं, जो एक्सरसाइज में दिए है वो मैं आपको बाद में गिनाऊंगी, लेकिन इसके ऊपर से सम्स भी पूछे जा सकते हैं. आगे बात समझ में. चलो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के ऊपर है. क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग. शीला लिमिटेड हैज परचेस्ड अ मशीन फॉर ₹48,000 ऑन 1 अप्रैल 2012. ये जो मशीन है 48,000 का है, वो परचेस किया था हम लोगों ने 1 अप्रैल 2012 को. इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ दिस मशीन वॉज ₹2,000. इंस्टॉलेशन एक्सपेंस यानी ये मशीन जो हम लोग परचेस किया था वो जब घर पे लाए यानी इंस्टॉल करवाया या फिर कंपनी में इंस्टॉल करवाया, फैक्ट्री में इंस्टॉल करवाया, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगे 2,000. यानी ये हमको मशीन में अब कितने में पड़ा, यू कैन सी दैट 48,000 प्लस 2,000 यानी 50,000. एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ दिस मशीन इज 10 years. यानी ये मशीन शायद 10 ईयर तक चल सकता है, यानी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 ईयर की. एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी 10,000. स्क्रैप वैल्यू क्लियर 10,000 दी है. डिटरमाइन एनुअल डेप्रिशिएशन एंड एनुअल डेप्रिशिएशन रेट ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन अकॉर्डिंग ईयर ऑफ द company is ending 31st March. Prepare journal entries, machine account, depreciation account for first 3 year. Disclose accounting effect of it in final accounts of first year. देखो यहाँ पे बहुत कुछ पूछा है. प्लस हमको पहले दी थी 48,000, फिर लगा हमको एक्सपेंस कितना 2,000 का, तो दोनों को मिलाकर हो गए 50,000. आपको फॉर्मूला में रखना है, ये रहा D इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिशिएशन, ये आपको फाइंड करना है. यहाँ पे बोला है एनुअल डेप्रिशिएशन है वो आपको फाइंड करना है. C यानी कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 48,000 प्लस 2,000, 48,000 प्लस 2,000 है 50,000. फिर आएगा S स्क्रैप वैल्यू जो है यहाँ पे 10,000 जो ऑलरेडी गिवन है. एंड टोटल लाइफ इन ईयर्स, आपको एक्सपेक्टेड लाइफ ईयर बोला था 10, लिख दिया 10. अब ये सारी जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है. C दिया था 50,000, S था 10,000 और N था 10. 40,000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू ₹4,000. क्लियर. ये 4,000 D आया तो D को क्या बोलेंगे हम लोग, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिशिएशन. दूसरी बात ये एनुअल डेप्रिशिएशन रेट फाइंड करना है. रेट आपको नहीं दिया है तो रेट का फॉर्मूला है
ये रहा डी आर इज इक्वल टू डी बाई सी इंटू 100। डी यानी डेप्रिशिएशन, सी कॉस्ट, 100 तो होता ही है वहाँ पे, तो ये फॉर्मूला में पुट कर देना है। डी कितना था, ये रहा डी 4000, सी 50,000, लिख लिया 50 इंटू 100 यानी 4 लाख डिवाइड बाई 50,000 यानी 8%, यानी रेट भी आपको मिल गया। अब आपको क्या बोला है, प्रीपेड जर्नल एंट्रीज, ईयर एंड होता है 31 मार्च को, जर्नल एंट्री लिखनी है, फिर बनाना है आपको मशीन अकाउंट, फिर बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट वो भी 3 ईयर का, एंड लास्ट बनाना है आपको फाइनल अकाउंट फर्स्ट ईयर का। क्लियर? तो आज इतना ही रखते हैं, इतना आप लोग देख लेना घर पे, उसके बाद ये वाला सम आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर?